नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारत और जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इसका फायदा दोनों ही दोस्त देशों को मिलना तय है। इस मसौदे के लिए एक लिखित समझौता दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हाल ही में हुआ है। समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, डीप ओशन रिसर्च जैसे अग्रणी क्षेत्र भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी के नए क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक साथ काम करने की काफी संभावना है। दोस्तों, डीआरडीओ की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई लाइट मशीन गन का डिजाइन किया है और अब डीआरडीओ की लैब अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स की तलाश कर रही है जो इसके प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन कर सके। बता दें कि इन फैब्रिकेटेड लाइट मशीन गन्स को आंतरिक तौर पर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसके डिजाइन को मॉडिफाई किया जाएगा। बता दें कि भारतीय सेना इस वक्त इंसास एलएमजी का भी इस्तेमाल करती है जो काफी आउटडेटेड हो चुकी है और भारत ने इजराइल से नेगेव एलएमजी का ऑर्डर दिया था जिसमें कि सेना को पहले बैच के तहत 6000 यूनिटें मिल चुकी हैं। लेकिन भारतीय सेना की जरूरत इससे कई ज्यादा है, इसलिए डीआरडीओ खुद के एलएमजी पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, एचएएल ने अब RUAV-200 पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और अब ये प्रोग्राम अपने ट्रैक पर है। ये रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपनी पहली फ्लाइट इस साल के अंत में करेगा। बता दें कि इसका कंप्लीट कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और ये अपनी फाइनल असेंबली को पूरा करने के बाद जमीन आधारित इसके परीक्षण किए जाएंगे और इसकी फाइनल असेंबली पूरा होने के बाद इस सिस्टम की जमीन आधारित टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग की जाएगी। RUAV-200 का जो इंड्योरेंस टाइम है वो है 180 मिनट का और इसका वजन पूरे पेलोड और ईंधन के साथ 200 किलोग्राम का है और ये अपने साथ 40 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तीनों वेरिएंट का ऑफर किया है फिलीपींस को। ये 3 वेरिएंट है: हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट, आर्मर पर्सनल कैरियर वेरिएंट और मैन पोर्टेबल वेरिएंट। बता दें कि जिस तरीके से यूक्रेन में जावलिन मिसाइल सफल रही उसको देखते हुए अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की मांग बढ़ रही है। डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काफी सस्ती भी है ब्रिटिश और अमेरिकी कंटेंडर्स की तुलना में और ये उनके ही बराबर ताकतवर भी है। दोस्तों, बीएसएफ ने कुछ की संख्या में पोलारिस रेंजर EXP-1000 यूटिलिटी टास्क व्हीकल को शामिल किया है जिसका इस्तेमाल बीएसएफ राजस्थान के थार रेगिस्तान में पेट्रोलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। बता दें कि इस वाहन को ताकत देता है 999 सीसी का प्रो स्टार इंजन जो कि क्लास लीडिंग टोइंग, पेलोड और बॉक्स क्षमता के लिए 82 हॉर्स पावर को क्रैंक करता है। ये कठिन से कठिन कामों को करने के लिए एक शक्तिशाली वाहन है। दोस्तों, बेंगलुरु की फर्म टेरिसा इंजीनियरिंग ने लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस रिज इन्फ्लेटेबल बोट के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बोट ऊष्मा यानी कि हीट और ध्वनि को पैदा नहीं करेगी। साथ ही ये अपने साथ 18 सैनिकों को ले जा सकती है जिसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा ट्रांसपोर्ट में भी किया जा सकता है और इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इस फर्म को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 3 करोड़ रुपए मिल चुके हैं ताकि ये कंपनी इसके प्रोटोटाइप का निर्माण करे और कहा जा रहा है कि मार्च 2023 तक वो इसको तैयार कर लेंगे। दोस्तों, फ्रांस की फर्म साफ्रान का एनीटो 1K सीरीज इंजन भारत के एचएएल के द्वारा सेना और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन की दौड़ में सबसे आगे है। लेकिन जो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर होगा उसमें एक अलग इंजन लगेगा। ये इंजन काफी ताकतवर होगा क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एचएएल शुरुआत में 12 इंजनों को खरीदेगा 6 प्री प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स के लिए, साथ ही साथ अपने स्वदेशी इंजन को भी तैयार करेगा। दोस्तों, S-400 का दूसरा बैच भारत को मिल चुका है और तीसरा बैच S-400 का अगले महीने आ जाएगा जिसे कि ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाएगा। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार S-400 की और यूनिटों का या फिर S-500 का ऑर्डर दे सकती है। दरअसल S-500 अपने सीरीज प्रोडक्शन में आ चुका है रशिया में और रशिया भारत को इसका ऑफर भी कर चुका है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ की तरफ से जारी अनुरोध को मंजूरी दे दी है जिसमें कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना से किलो क्लास की सबमरीन की मांग की थी जिसका इस्तेमाल रिसर्च वेसल के तौर पर किया जाएगा जिससे कि डीआरडीओ नेक्स्ट जनरेशन के सिस्टम और कंपोनेंट्स को तैयार कर सके। बता दें कि ये काम भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 76 के तहत किया जा रहा है जिसमें कि 12 स्वदेशी पनडुब्बियों को बनाया जाना है। किलो क्लास सबमरीन का इस्तेमाल टेस्ट बेड के तौर पर भी किया जाएगा जिसमें कि स्वदेशी 5 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रपोजन मोटर को भी इसमें टेस्ट किया जाएगा।
इसके अलावा DRDO के AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के प्रोटोटाइप की भी टेस्टिंग इसमें की जाएगी और ये सभी टेस्ट पहले ड्राई डॉक में किए जाएंगे और बाद में गहरे पानी में इसके परीक्षण किए जाएंगे। दोस्तों अगली खबर इसरो से आ रही है। दरअसल चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब शुक्र की कक्षा में मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि इस बात का अध्ययन किया जा सके कि सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है और इसे घेरे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के नीचे का रहस्य क्या है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो ने शुक्र मिशन की परिकल्पना की है और परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से उच्च प्रभाव वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सोमनाथन जी ने कहा कि भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में संभव है क्योंकि भारत के पास आज पहले से ज्यादा क्षमता मौजूद है। इसरो इस मिशन को 2024 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड बेंगलुरु के परिसर का उद्घाटन किया है। देश और देशवासियों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि आज के जमाने में अपराध को रोकने के लिए हमको उनसे 2 कदम आगे रहने की जरूरत है, जिसमें कि इस नेट ग्रिड का विशेष महत्व रहेगा। नेट ग्रिड के तहत देश के भीतर हुए विभिन्न अपराधों के मोड्स ऑपरेंडी का डेटाबेस बनाने के लिए नेट ग्रिड में एक अध्ययन समूह भी बनाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीडैक नेट ग्रिड का क्रियान्वयन कर रहा है। तो दोस्तों ये था अभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।